बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑप्थेल्मोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज। एक्वस ह्यूमर का जो बनाते हैं वो है सीलियरी बॉडी। इस तरह आई की स्ट्रक्चर को देखें, पहला जो आउटर लेयर है वो, इसमें कितने पार्ट है? आउटर लेयर में ये वाइट पार्ट क्या है? स्क्लेरा। स्क्लेरा और ब्लैक पार्ट कॉर्निया। और ब्लैक पार्ट और व्हाइट पार्ट जिस पॉइंट पे अटैच है उस पॉइंट का नाम क्या है? लिम्बस। तो ये पॉइंट क्या है? लिम्बस। सिंपल है। अब देखो, मिडल लेयर को यूजुअल लेयर भी कहते हैं और वास्कुलर लेयर भी। वास्कुलर लेयर इसलिए कहते हैं कि इसमें ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो दूसरा लेयर जो है वो कोराइड। दूसरा लेयर में ये पार्ट क्या है? कोराइड। कोराइड में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कोराइड इस पॉइंट पे, इसको देखें, ये इस तरह में बनाऊंगा। ये इन द फ्रंट साइड ये थिक है, इस थिक को सीलियरी बॉडी कहते हैं। थिक पार्ट को सीलियरी बॉडी। अब देखो, ये सीलियरी बॉडी, ये है सीलियरी बॉडी और ये कोराइड। सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी से निकले है क्या? आयरस। तो ये है आयरस। ये क्या है? आयरस। ये आयरस। और आयरस के बीच में जो सुराख है वो प्यूपिल है। ये क्या है? आयरस। और ये ओपनिंग, सेंट्रल ओपनिंग इज अ प्यूपिल। सिंपल है। अब देखो, इसके ये सीलियरी बॉडी जो है, जिस पॉइंट ये आयरस जिस पॉइंट पे निकले है और कॉर्निया, तो इन दोनों के बीच में एंगल है। इस एंगल को आयरोडो कॉर्नियल एंगल कहते हैं। आयरोडो कॉर्नियल एंगल आयरस और कॉर्निया के बीच में है। तो आयरोडो, ये एंगल जो है, ये इसका नाम क्या है? आयरिडो कॉर्नियल एंगल। आयरिडो कॉर्नियल एंगल। आयरिडो कॉर्नियल एंगल। अब देखो, इनर लेयर का नाम क्या है? रेटिना या इनर लेयर। इनर लेयर इस पॉइंट से इस तरह है, जहां पे इनर लेयर रेटिना एंड हो जाती है, इस पॉइंट पे सीलियरी बॉडी स्टार्ट होते हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या है? ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा, ठीक है। अब ये प्यूपल के पीछे क्या है? लेंस। प्यूपल के पीछे लेंस है। लेंस अटैच है सीलियरी बॉडी के साथ। और किस चीज से? जोनोरल लिगामेंट या सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू अटैच है। अब ये दो सेगमेंट में आई डिवाइड है, पोस्टीरियर सेगमेंट, इंटीरियर सेगमेंट। लेंस के पीछे पोस्टीरियर और लेंस के आगे इंटीरियर सेगमेंट। फिर इंटीरियर सेगमेंट को देखो तो दो चेंबर में डिवाइड है। एक जो कॉर्निया से लेकर आयरस तक इंटीरियर सेगमेंट, और आयरस से लेकर लेंस तक पोस्टीरियर चेंबर, ठीक है। अब ये एक्वस ह्यूमर कहाँ से बनते हैं? सीलियरी बॉडी से। तो सीलियरी बॉडी से जब ये बनते हैं तो कहाँ पे आते हैं? पोस्टीरियर चेंबर में, फिर इंटीरियर चेंबर में, और फिर आयरिडोकॉर्नियल एंगल के थ्रू निकलते हैं, उसकी ड्रेनेज होती है। फिर ये ट्रिबिकुलर मेशवर्क। ट्रिबिकुलर मेशवर्क इज अ स्पंजी लाइक टिश्यू। फिर वो एब्जॉर्ब कर देती है और केनाल ऑफ स्लिम में डालती है, और उसके वजह से इपिस्क्लेरल वेन, जो स्क्लेरा के ऊपर वेन्स है, तो उसमें ये चले जाते हैं और फिर वेनस सर्कुलेशन में उसकी जो सर्कुलेशन होती है। एक्वस ह्यूमर इज नथिंग बट जस्ट इट इज वाटर। 98% इट इज वाटर, ठीक है। इंट्रा आकुलर प्रेशर को मेंटेन रखती है।
और दूसरा एक्वस ह्यूमर का काम क्या है, लेंस इज एवास्कुलर एंड कोरिया इज आल्सो ए वास्कुलर। एवास्कुलर का मतलब है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ब्लड वेसल नहीं है ये यहाँ पे एक्वस ह्यूमर की जब प्रोडक्शन होती है तो इंटीरियर सेगमेंट में जब पोस्टीरियर चेंबर में जब आती है तो डायरेक्टली ये लेंस को न्यूट्रन प्रोवाइड कर सकती है, तो यहाँ पे ये लेंस को न्यूट्रन प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद इंटीरियर चेंबर में कॉर्निया को। तो दोनों एवास्कुलर स्ट्रक्चर जो आई में है तो न्यूट्रन एक्वस ह्यूमर से उसको प्रोवाइड होती है। इसमें एक्वस ह्यूमर में 98% वाटर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है, प्रोटीन भी है, तो न्यूट्रन उसको मिलती है। अब देखो एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज किस तरह होती है और फिर कौन कौन सी डिजीज या कंडीशन इसमें हो सकते हैं। क्या अच्छा ये है रेटिना, ये रेटिना है और रेटिना में जो सेंट्रल जहां पे रॉड्स और कोन ज्यादा है तो वो मिकुला है, वो मिकुला है। ये एमसीक्यूज ज्यादा यूसीएमएल में था या इनारी में था। A man is the cannot see her wife central and can see their periphery, which what is the problem? So the problem is macular degeneration. जब macular की degeneration हो जाए तो central आपको नजर नहीं आएगा, वो periphery of the body you can see. तो मिकुलर डिजेनरेशन में जहां पे फिर हाईएस्ट सबसे ज्यादा रॉड्स और कौन सेल है तो वो फूविया है, फूविया, ठीक है। और रॉड सेल अंधेरे में काम करती है और कौन सेल लाइट में विद इन द डे। एंड सी पर कलर, तो कलर डिफरेंशिएशन कौन करते हैं, कौन सेल। रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज। एक्वस ये एक्वस वेट्रस ह्यूमर एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनते हैं और देन इन द एंटायर लाइफ इट इज प्रेजेंट, ठीक है। और एक्वस ह्यूमर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं और उसकी ड्रेनेज होती है। तो एक्वस ह्यूमर ह्यूमर ड्रेनेज, एक्वस ह्यूमर की जो ड्रेनेज है वो एक्वस ह्यूमर बनते हैं सीलियरी बॉडी से। इसमें लिखिए कि एक्वस ह्यूमर है क्या, एक्वस ह्यूमर a watery fluid which is present in the anterior segment within the eye, a watery fluid which is present in the interior segment of eye and maintain intraocular pressure। इंट्राऑकुलर प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, कितना, यस 10 to 20। intraocular pressure and provide nutrient to the cornea and lens, provide nutrient to cornea and lens. Because these two structures are avascular, so nutrient is provided by the aqueous humor। अब जब इसकी ड्रेनेज इस तरह होती है, ये लिख रहे हैं, अच्छा क्या इस तरह, ये सारा पूर्ण यहाँ पे, अच्छा तो ड्रेनेज इस तरह। पहले जब सीलियरी बॉडी ये कहाँ पे बनते हैं, सिंथेसिस, सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी। अब ये जब बनते हैं तो पहले ये कौन सी चेंबर में आते हैं, पोस्टीरियर चेंबर,
पोस्टीरियर चेंबर ड्रेनेज, तो ड्रेनेज किस तरह होती है, पहले पोस्टीरियर चेंबर में आते हैं, पोस्टीरियर चेंबर में, और पोस्टीरियर चेंबर में ये लेंस को न्यूट्रन प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। फिर पोस्टीरियर चेंबर से इंटीरियर चेंबर, फिर इंटीरियर चेंबर, जब इंटीरियर चेंबर में आती है तो उसके बाद आयरोडोकोर्नियल एंगल के थ्रू ट्रेबिकुलर मेशवर्क से एब्जॉर्ब होती है। तो आयरोडोकोर्नियल एंगल, आयरोडोकोर्नियल एंगल सिंपल है। अब आयरोडोकोर्नियल एंगल के बाद ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ट्रेबिकुलर मेशवर्क इज नथिंग बट जस्ट इट इज अ स्पंज लाइक टिश्यू। स्पंज क्या कराता है, एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर देती है। तो आयरोडोकोर्नियल एंगल पर ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ये स्पंजी लाइक टिश्यू, स्पंजी लाइक टिश्यू। फिर ट्रिबिकुलर मेशवर्क से श्लेम्स कैनाल में, कैनाल ऑफ श्लेम्स, श्लेम्स कैनाल, श्लेम्स कैनाल, और इसके बाद इपिस्क्लेरल वेन, इपी का मतलब अबव, तो फिर इपिस्क्लेरल वेन, इपिस्क्लेरल वेन, और एपिस्क्लेरल वेन और वीनस सर्कुलेशन में फिर उसकी सर्कुलेशन होती है। तो एट द लास्ट उसकी सर्कुलेशन वीनस ब्लड वेसल्स में होता है, वीनस सर्कुलेशन, ठीक है। अब ग्लूकोमा वो कंडीशन है जिसमें ये एक्वस ह्यूमर जो है आई में ज्यादा होती है, एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द आई इज कॉल्ड ग्लूकोमा। तो फिर ग्लूकोमा किस चीज की वजह से होती है, या तो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, या उसकी अगर आयरोडोकोर्नियल एंगल नैरो है, ब्लैक है, तो उसकी वजह से फिर ड्रेनेज होगी नहीं होगी। तो यह मसला आयरोडोकोर्नियल एंगल में होगी, या ट्रिबिकुलर मेशवर्क में मसला है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और या स्लिम्स कैनाल में मसला होगी, ठीक है। तो अब अगर ये एंगल जो है ये मैं नैरो कर दूं, ब्लैक कर दूं, तो उसकी वजह से ग्लूकोमा होगी, तो उस ग्लूकोमा का नाम है क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। अब सीलियर बॉडी एक्वस ह्यूमर बनाते हैं, हाँ हाँ खुद बीटा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से एक्वस ह्यूमर बनते हैं। चेंबर में नहीं लिखा है, इंटीरियर सेगमेंट, तो ये दोनों पोस्टीरियर और इंटीरियर चेंबर इंटीरियर सेगमेंट की में है ना। अच्छा अच्छा, तो देखो मैंने लिखा है कि ये जो है वाटरी फ्लूइड है और ये इंटीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो इंटीरियर सेगमेंट, अब देखो ये तो लेंस के जो पीछे जो सेगमेंट है वो पोस्टीरियर सेगमेंट है, लेंस के जो आगे है वो इंटीरियर, ये सेगमेंट है। अब देखो ये इंटीरियर सेगमेंट है, तो इंटीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट है, और इंटीरियर सेगमेंट में दोनों चैम्बर में, पोस्टीरियर में भी और इंटीरियर में भी। तो अब जब ये नॉर्मल, उसकी फिजियोलॉजी इस तरह है कि ये नॉर्मल उसकी ड्रेनेज होती है। अगर मसला ये आयरोडोकोर्नियल एंगल की ब्लॉक हो जाए या नैरो हो जाए तो उसकी वजह से ग्लूकोमा होगी। एक्वस ह्यूमर तो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है, अगर एंगल ब्लॉक है तो फिर ग्लूकोमा होगी, आई में एक्वस ह्यूमर एक्सेसिवली एक्युमुलेट हो जाएगी, ठीक है।
तो उसका नाम है क्लोज एंगल ग्लोकोमा। अब देखो अगर ये ठीक, ट्रिबिकुलर मेशवर्क जो है, ट्रिबिकुलर मेशवर्क ये एब्जॉर्ब कर देती है, जब एब्जॉर्ब कर देती है और फिर ये स्लिम्स कैनाल में डालती है, स्लिम्स कैनाल के बाद एपिस्क्लेरल वेन और फिर वेनस सर्कुलेशन। अब देखो अगर ये इन दोनों में मसला है, या तो ट्रिबिकुलर मेशवर्क सही तरीके से एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं कर सकती, या स्लिम्स कैनाल की में जो नैरो हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से बी, लेकिन इसमें एंगल तो क्लोज नहीं है, तो उसका नाम है, इन दोनों में मसला हो तो फिर ओपन एंगल ग्लोकोमा। तो मसला अगर यहाँ पे है, नैरो है, यहाँ पे इस तरह मैं लिखूंगा, अगर यहाँ पे मसला है तो क्लोज एंगल ग्लोकोमा, ग्लोकोमा। अब देखो अगर इन दोनों में मसला है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो ओपन, यहाँ पे तो एंगल ओपन है, ओपन एंगल ग्लाकोमा। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, अब ओपन एंगल ग्लोकोमा और क्लोज एंगल ग्लोकोमा में क्या फर्क है, तो वो देखें, ओपन एंगल ग्लोकोमा, क्लोज एंगल ग्लोकोमा, और यहाँ पे लिख ले ओपन एंगल यहाँ पे मसला कहाँ पे होगी, आइरोडोकोर्नियल एंगल में। हियर द प्रॉब्लम इज इन द आइरोडोकोर्नियल एंगल। इसका दूसरा नाम है नैरो एंगल ग्लोकोमा, नैरो एंगल ग्लोकोमा, और इसका दूसरा नाम वाइड एंगल ग्लोकोमा, ठीक है। अब यहाँ पे मसला आइरोडोकोर्नियल एंगल, नैरो आइरोडोकोर्नियल एंगल, ठीक है। हियर द प्रॉब्लम is in the trabecular meshwork, limbs, लेकिन ज़्यादातर ट्रेबिकुलर मशवर्क में मसला होता है, और ये 50 ईयर के बाद उसकी जो फंक्शन लॉस होती है, तो उसकी वजह से स्लिम्स कैनाल। अब मोस्ट कॉमन जो होता है वो ओपन एंगल ग्लोकोमा है, और लेस कॉमन क्लोज एंगल ग्लोकोमा है। तो ये लेस कॉमन है, लेस कॉमन, और ये मोर कॉमन है। लेकिन इसमें कौन सी डेंजरस है, इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी है, क्लोज, तो इट इज इमरजेंसी कंडीशन। और ये जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो वो ओपीडी, ये ओपीडी कंडीशन है, ठीक है, इट्स ओपीडी, इट्स ओपीडी। ओपीडी का मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो जो क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं तो वो ओपीडी, इमरजेंसी में आते हैं तो वो सीरियस कंडीशन है। अब देखो ये पीक एज इसमें जो है वो 25 से लेकर 40 ईयर तक है, पीक एज, पीक एज, पीक एज का मतलब है जो जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। वैसे तो हर
किसी भी एज में ये हो सकता है। 225 से लेकर 40 ईयर्स, और ये 50 ईयर के बाद ट्रिबिकुलर मेशवर्क उस स्पंज लाइक टिश्यू की फंक्शन कम होती है, तो ये 50 ईयर्स के बाद। ईयर के बाद, ठीक है। अब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल वैल्यू क्या है? 10 to 20 mm ऑफ Hg। और कौन सी डिवाइस है जिससे हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर कर देते हैं? टोनोमीटर। इसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी ज्यादा होगी, अगर नॉर्मल है तो फिर तो ग्लोकोमा नहीं है, ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये ग्लोकोमा है, लेकिन इसमें ग्लोकोमा में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 35 से ज्यादा होगी, 35 mm ऑफ Hg से, ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। लेकिन और इस कंडीशन में तो 20 से तो ज्यादा होगी, 20 से ज्यादा, लेकिन क्लोज एंगल ग्लोकोमा से कम। तो ये इस कंडीशन में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज्यादा होगी 20 mm ऑफ Hg से। अब ये जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क में मसला है, तो क्लिनिकल पिक्चर, इसमें ग्रेजुअल विजुअल लॉस होती है, ग्रेजुअल विजुअल लॉस, और इसमें सडन विजुअल लॉस होती है, ठीक है। क्लिनिकल ये लिखते थे, अच्छा क्या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की वैल्यू 10 से 20 हो तो फिर वो हम ग्लूकोमा कंसिडर नहीं करेंगे, जब 20 से ज्यादा हो तब नहीं, रेस्पेक्ट नहीं, जब ग्लूकोमा 20 से ज्यादा हो जाए वो ग्लूकोमा है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 20 से ज्यादा हो जाए ग्लूकोमा, कम है तो फिर नॉर्मल है। हाँ हाँ, जब एक्वस ह्यूमर जितना ज्यादा हो, जिस तरह ब्लड प्रेशर में ब्लड ज्यादा हो तो ब्लड प्रेशर ज्यादा, ब्लड कम तो ब्लड प्रेशर कम, नहीं वैसे इसके इस तरह कंडीशन नहीं, वैसे हो तो हम बताएंगे। अच्छा, तो क्लिनिकल फीचर क्या होगी? क्लिनिकल फीचर यहाँ पे सडन सडन विजुअल लॉस होगी, तो सडन विजुअल लॉस, हेडेक भी होगी, इसके साथ साथ रेडनेस भी हो सकती है, वाटरिंग ऑफ आई ऑन एग्जामिनेशन इट विल लुक रेड, तो वाटरिंग ऑफ आई, रेडनेस, ऑक्यूलर पेन भी इसमें हो सकता है, इसमें ऑक्यूलर पेन नहीं हो सकते, ठीक है। और इसमें जो है क्लिनिकल फीचर ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता विजुअल लॉस होती है, ग्रेजुअल विजुअल लॉस। अच्छा, और इसमें नो ऑक्यूलर पेन, और इसमें पेन हो सकती है। अब ये इसको देखो, जो एक्वस ह्यूमर में है उसकी प्रोडक्शन एक्सेसिव एक्युमुलेशन सिर्फ इंटीरियर सेगमेंट में होगी, लेकिन उसकी इफेक्ट सारे आईपी, ओवरऑल प्रेशर सारे आईपी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है। अब ये इस कंडीशन में कौन सी ट्रीटमेंट, किस तरह हम उसको ट्रीट करेंगे? डायूरेटिक्स देंगे, यस। तो डायूरेटिक्स में कौन सी डायूरेटिक्स देंगे? हाँ, लूप डायूरेटिक्स तो तब देंगे जब ज्यादा पानी बॉडी से निकालना हो। हाँ, थायराइड नहीं, थायराइड तो ब्लड प्रेशर के लिए। अच्छा, दो हमने लिखे थे, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एसीटोजोलामाइड और जोलामाइड, ये जो थे तो वो हम दे सकते हैं।
मेनिटोल और बीटा ब्लॉकर में कौन सी? थाइमोलोल, यस। तो थाइमोलोल बीटा 2 रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगी, तो उसकी वजह से कंज्यूमर की प्रोडक्शन कम होगी। तो अब इसमें बोले नहीं गुल्ला हो प्रे दवा काम आगा हो बियल पोजीशन दे। ट्रीटमेंट में क्लोज इंगल ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट दोनों में हम पहले तो मिनिटोल, थाइमोलोल और इस तरह एसिटोजोलामाइड, डोरजोलामाइड ये देंगे, लेकिन उसकी वजह से अगर कंट्रोल नहीं हो सकते तो फिर जो ट्रिबिकुलर मेशवर्क में मसला है तो उसके लिए ट्रिबिकुलोप्लास्टी सर्जरी, उसकी लेजर सर्जरी, लेजर ट्रिबिकुलोप्लास्टी, तो उसके थ्रू उसकी जो टिश्यू है वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उसके हो सकती है। तो ट्रीटमेंट इसमें लिख ले। और यहाँ पे भी ये क्लोज इंगल है, तो क्लोज इंगल ग्लोकोमा में अगर आयरस उसमें जो आयरोडोकोर्नियल इंगल है उसमें मसला है, नर्वस है, तो अगर हम लेजर पेरिफेरल आयरोडोटोमी करें, यहाँ पे जो ये कोर्निया है और ये आयरस है, तो ये अगर आयरस में थोड़ा सा ये हम ये होल कर दे, तो होल जिसकी एंड में टूमी आते हैं तो इसका मतलब है होल एक्टूमी। एक्टूमी का मतलब है सर्जिकल रिमूवल, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम मेनिटोल देंगे, मेनिटोल, डोरजोलामाइड, थाइमोलोल, ठीक है। और लास्ट में लेजर पेरिफेरल आयरोडोटोमी, ये जो नेरोवेंस है उसको ओपन कर देंगे, तो उसका मतलब है लेजर, ये हम लेजर के थ्रू ये सर्जरी करते हैं। तो लेजर, लेजर पेरिफेरल और ये आयरस की जो पेरिफेरल साइट है उसमें होल कर देते हैं, तो लेजर पेरिफेरल आयरोडोटोमी। फिर अगर इससे मसला उसका अगर फिर भी है तो फिर हम आयरस को रिमूव कर देंगे, आयरस को रिमूव कर देंगे। जब आयरस रिमूव करें तो फिर आयरस तो प्यूपेलरी जो सेंट्रल ओपनिंग है प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन कराती है। फिर लाइट जब आती है तो लाइट ज्यादा लाइट रेटिना पे पड़ेगी तो विजुअल डिस्टरबेंस होगी, ठीक है, ब्लड विजन होगी। तो लास्ट में अगर ऐसा मसला कंप्लीट तो सर्जिकल आयरोडोक्टोमी। यहाँ पे ओटोमी है, ओटोमी का मतलब है होल, एक्टोमी का मतलब है रिमूवल। अगर हम आयरस रिमूव करें तो आयरोडोक्टोमी, आयरस में होल कर दे तो उसकी जो एंगल को ओपन कर दे तो आयरोडोक्टोमी। इसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम मिनिटोल इसमें भी देंगे, मिनिटोल और थाइमोलोल, टोरजोलामाइड, और लास्ट में हम लेजर ट्रिबिकुलोप्लास्टी, लेजर ट्रिबिकुलोप्लास्टी, ठीक है। तो चलने वेट कर रहा हूँ। दूसरा जो है वो ये लेजर के थ्रू, आई के ज्यादातर जो मसले वो लेजर के थ्रू। अब दूसरा जो टॉपिक है वो इंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन है।
सेम से हाँ ग्लूकोमा में कोई मसला तो नहीं है तो बताएं। तो एंट्रोपियन और यहाँ पे लिखे एक्ट्रोपियन। ठीक है, ये आइलेट का मसला है। एंट्रोपियन में आइलेट अंदर चले जाते हैं और एक्ट्रोपियन में बाहर की तरफ। ग्रुप में मैं उसकी पिक्चर भेज देता हूँ। अच्छा, ये पहले पिक्चर को देखे, ए ये पिक्चर में ये आइलेट अंदर की तरफ भी है, आइलेट अंदर की तरफ चली गई है तो आइलेशस भी अंदर की तरफ। तो ये आइलेशस पर कॉर्निया को रब करेगी और कॉर्निया की रबिंग से क्या होती है, ट्रिकियासिस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी। दूसरे में जो आइलेट है वो बाहर की तरफ है। अब बी को देखो, पिक्चर नंबर बी को, तो इसमें आइलेट बाहर की तरफ है तो इसका ये एक्ट्रोपियन है। ये क्या है, एक्ट्रोपियन। इसमें देखो तो इंट्रोपियन में आइलेट अंदर की तरफ और एक्ट्रोपियन में बाहर की तरफ। कंडीशन in which eyelid turn inward और इसमें in which eyelid turn outward। अब एंट्रोपियन में आईलैश भी अंदर जो आई है वो रब करेगी। रेस्पेक्टर कौन कौन सी है, रेस्पेक्टर यहाँ पे भी लिख लो। यहाँ रेस्पेक्टर दोनों में मोस्टली सेम है। ओल्डर एजेस में हो सकती है, ओल्डर एजेस, तो ये रेस्पेक्टर है। ये तो दूसरा, ये आइलेट का मसला है, वो ग्लूकोमा का। ओल्डर एजेस और दूसरा, अगर अकुलर एस्पार आई तो अकुलर ट्रामा हो जाए तो उसकी वजह से आइलेट अंदर की तरफ चले जा सकती है। तो अकुलर ट्रामा, अगर कोई सर्जरी करे तो सर्जरी की वजह से मसला आ जाए तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सर्जरी। फेशियल नर्व की पाल से हो जाए तो फेशियल नर्व की वजह से क्या होती है, फेशियल नर्व इनर्वेट अर्बिकुलरस अकुलाई मसल विच हेल्प इन द क्लोजिंग ऑफ आई। आईलेट को क्लोज कर देती है, अगर वो क्लोज नहीं कर सकते तो ये मसले इसमें। तो फेशियल नर्व पाल्सी की वजह से भी हो सकते हैं, फेशियल नर्व पाल्सी। इसमें भी सेम है, ओल्डर एजेस, ocular trauma, previous history of surgery और facial nerve palsy। ठीक है, ये क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी इसमें, ये लिखिए। अच्छा,
क्लिनिकल फीचर इसमें ये एंट्रोपियन की क्लिनिकल फीचर यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे एक्ट्रोपियन की। तो एंट्रोपियन में अगर आइलेट अंदर की तरफ चली गई है तो आइलेशेस भी अंदर की तरफ होगी, तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी आई में, कोर्निया, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। ट्रिकियासिस, ये टर्म याद रखें, ट्रिकियासिस एक होता है, ट्रिकियासिस, ट्रिकियासिस को फॉरेन बॉडी sensation due to wrong direction of eyelashes. एक होता है मेडरोसिस, जब आईलेशेस कंप्लीटली लॉस हो जाए या पार्शियली लॉस हो जाए तो उसको मेडरोसिस कहते हैं। ठीक है, पार्शियल और कंप्लीट इम्यूनो डिजीज की वजह से, किसी भी मसले की वजह से आईलेशेस की लॉस। आईलेशेस की का फंक्शन क्या है? अगर आईलेशेस ना होती तो फिर क्या मसला? यस, तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आई। पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ आईलेशेस। ठीक है, और दिस टिकियासिस, दिस टिकियासिस इसमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ आईलेशेस की बनती है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेयर ऑफ eyelashes grow from मेबोमियन ग्लैंड, एक मेबोमियन ग्लैंड है, दूसरा जेस ग्लैंड है। दोनों मेबोमियन ग्लैंड आईली फ्लूइड सिक्रीट कर देती है, जेस ग्लैंड लिपिड सब्सटेंसेस, और दोनों आई को लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देती है। ग्लैंड along eyelid margin। तो नॉर्मल आईलैशेस भी और एक्स्ट्रा आईलैशेस तो डेस्टिकियासिस। अब इसमें अगर आईलैशेस अंदर की तरफ है तो आईलैशेस रब करेगी कोर्निया, तो कोर्निया जब रब करेगी तो उसकी वजह से फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, तो इस कंडीशन में ट्रिकियासिस। और ये एनआरई में भी है, या पिछले में आया था ट्रिकियासिस, सिंपल था। अच्छा, तो चलिए क्लिनिकल फीचर में एंट्रोपियन में ट्रिकियासिस होगी, फर्स्ट नंबर ट्रिकियासिस। तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इसमें लिखे फॉरेन बॉडी sensation when eyelashes rub cornea। ठीक है, जब आईलेश कोर्निया को रब करते हैं तो उसकी वजह से खारिश भी होगी, इचिंग होगी। तो दूसरा लिख ले, इचिंग। अगर हम आई को रब कर देते हैं तो रेडनेस होगी। हाँ, अब जब कोर्निया को फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है तो कोर्निया की फिर इंफ्लेमेशन भी होगी, फॉरेन बॉडी की वजह से फिर इंफ्लेमेटरी सेल आते हैं, तो उसकी वजह से कोर्निया, और कोर्निया के इंफ्लेमेशन को क्या कहते हैं? केराटाइटस, केराटाइटस।
inflammation of cornea. क्लिनिकल पिक्चर एक्ट्रोपियन में इपिपोरा होगी, एक्सेसिव टीयरिंग को इपिपोरा कहते हैं, तो एक्सेसिव टीयर होगी इपिपोरा, ये कहलाते हैं एक्सेसिव टीयरिंग। जब एक्सेसिव टीयरिंग होगी तो उसकी वजह से ज़ेरोफ्थाल्मिया होगी, ड्राइनेस ऑफ द आई, हाँ, तो ड्राई आई। जीरो का मतलब जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ, तो ज़ेरोफ्थाल्मिया। और इसमें भी इचिंग होगी। तो ज़ेरोफ्थाल्मिया होगी। और जब ड्राई आई है तो ड्राई आई में इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा है, तो रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन। अब ट्रीटमेंट किस तरह इन दोनों की करेंगे? इसका तो तरीका ये है कि हम उसकी सर्जरी करें, सर्जरी के बगैर तो उसमें कोई तरीका नहीं है कि किस तरह ट्रीट करेंगे। एंटीबायोटिक देंगे रिकरेंट इन्फेक्शन के लिए। इसमें जो ज़ेरोफ्थाल्मिया इपिपोरा एक्सेसिव टीयरिंग होते हैं तो कैजुअल जो ग्लासेस होती है वो देंगे, तो कैजुअल ग्लासेस। एक्ट्रोपियन में कैजुअल ग्लासेस जो आम जो ग्लासेस है तो वो कैजुअल ग्लासेस। देखो इसमें ड्राई आई है तो ड्राई आर के लिए आर्टिफिशियल ईयर ड्रॉप भी मिलते हैं, तो आर्टिफिशियल ईयर आई ड्रॉप देंगे। क्या मतलब? आर्टिफिशियल आई ड्रॉप, आर्टिफिशियल, जोरावर डॉक्टर है, आर्टिफिशियल आई ड्रॉप। एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक्स। और एंट्रोपियन में क्या करेंगे? ये थोड़ा सवियर कंडीशन, एंट्रोपियन का मसला सीरियस है। इसमें भी हम क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स। और टार्सल प्लेट सर्जरी, वो सर्जरी जिससे हम आईलेट्स को ठीक कर देते हैं उसका नाम है टार्सल प्लेट सर्जरी। तो इसमें ये सीरियस कंडीशन है तो टार्सल प्लेट सर्जरी करेंगे, टार्सल प्लेट सर्जरी। और इसमें भी टार्सल प्लेट सर्जरी कर सकते हैं। दोनों आईलेट को ठीक करने के लिए, अपने पोजीशन पे लाने के लिए जो सर्जरी होता है वो है टार्सल प्लेट सर्जरी। तो इसमें भी आप टार्सल प्लेट सर्जरी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो